Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Nazism and the rise of Hitler. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हिटलर के संपूर्ण विश्व को देखने के दृष्टिकोण के बारे में, और हमने देखा था कि जो हिटलर था वो अपने जर्मन साम्राज्य को किस दृष्टिकोण से देखता था। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि आप लोगों के लिए मेंस की राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस के, तो उनमें जो अधिकतम वर्ड्स लिमिट्स होती है वो या तो 150 होती है या 200 होती है या 250 होती है। तो इसी में ही हम लोगों को अपना पूरा जो आंसर है वो अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएँ। अब वो किस तरीके से करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हम लिखेंगे और उन्हीं के हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो जैसे मानकर चलिए कि 150 वर्ड्स की लिमिट्स में हम लोगों को कोई एक क्वेश्चन बताया गया कि क्वेश्चन ये आ गया हिटलर से रिलेटेड ही, इस चैप्टर से रिलेटेड ही। तो उसमें हम हिटलर का एक तरीके से जर्मन में उदय बताएंगे, फिर हिटलर ने कौन कौन सी एक तरीके से पार्टी या समितियों का संगठन किया, तो हम लोग उनके बारे में बताएंगे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हिटलर की भूमिकाएं रहीं, तो इन पर हम एक तरीके से प्रकाश डालेंगे। तो फिर एक तरीके से हिटलर का पूरे जर्मन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इन सभी तमाम बातों को हम अपने आंसर में डिस्क्राइब करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो हमारी कॉपी को ईजिली जांच सके, जिससे कि मतलब कोई भी कन्फ्यूजन ना बने, क्योंकि एग्जामिनर इतना ज़्यादा समय नहीं लेता किसी भी आंसर को चेक करने के लिए। वो डायरेक्टली देखता है कि एक्चुअल में इसने लिखा क्या है, और उसी चीज़ को देख करके वो आपका आंसर या तो कट कर देता है या आपको एक तरीके से मार्क्स दे देता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो देखिए, तो नस्लीवादी राज्य की स्थापना। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सत्ता में पहुंचने से ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मन के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपनों को लागू करना शुरू कर दिया था। तो नात्सी कौन थे? एक तरीके से नात्सी वो लोग थे जो हिटलर के विचारों को एक तरीके से फॉलो करते थे, तो उन्हें ही नात्सी कहा जाता था, यानी कि नाजी। तो सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवंचित मानते थे, या नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। तो किन लोगों का समाज बनाना चाहते थे? नार्डिक आर्यों का, यानी कि जिनकी एक तरीके से ब्लू आंखें होती थी। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वंचित थे, केवल यही लोग जिनके तरक्की और वंश विस्तार की योग्यता मानी जा सकता है, बाकी सब अवंचित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते हैं। तो एक तरीके से जर्मन में ये जो है विचार पूरा जो है अपने जोर शोर पर था कि जो लोग अयोग्य हैं उन्हें जर्मन में जीने का कोई अधिकार नहीं है, और जो एक तरीके से लोग योग्य हैं और जिन्हें नात्सी योग्य मानते हैं, केवल उन लोगों को ही जीने का अधिकार है। तो उसमें देखिए, तो यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता भी असंख्य ऐसे जर्मनों के मौत को घाट उतार दिया गया था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवंचित की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो अनियंत्रित के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और असवेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया, और रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मन में पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया तो स्थानीय लोगों और भयानक परिस्थितियों के में गुलाम की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना गया। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए। तो नात्सी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदी ही नहीं मारा था,
ईसाइयों की नज़र में यहूदी आतदन हत्यारे और सुदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि गिटॉज यानी दड़बा कहा जाता था। तो नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उन्हें के खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की गणना तो नस्ल से धर्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। सन 1933 यानी कि 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों की तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र पर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और 1939 से लेकर 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने का और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो देखिए, तो हिटलर कितना ज़्यादा एक तरीके से क्रूर था, कितना ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था हिटलर, कि इसने एक तरीके से जो जर्मन में लोग रहते थे, मतलब जितने ईसाई लोग रहते थे, केवल उन लोगों को जीने का अधिकार था, और जो यहूदी जर्मन में रहते थे उनको किसी न किसी तरीके से मार दिया गया। तो देखिए इसमें नए शब्द कौन कौन से हैं। जिप्सी, तो जिप्सी का नाम होता है, जिप्सी के नाम में श्रेणीबद्ध किए गए समूहों में अपनी सामाजिक पहचान थी। और सिंती और ऐसे ही दो समुदाय थे जिनमें सुदखोर बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। और घेटो किसी समुदाय और से अलग थलग करके रखना, तो घेटो उन्हें कहा जाता था। तो ये नए शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी मेंस के राइटिंग के लिए होते हैं। अगर आप इस तरीके की मानकर चलिए, जैसे जिप्सी शब्द इसमें हमने पढ़ा और जिप्सी शब्द का एक तरीके से हमने जिप्सी शब्द भी लिख दिया और इसका आगे इसका मतलब भी लिख दिया, तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेशन जो है वो बनता है। तो देखिए स्रोत को हम देख लेते हैं पहले। तो पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं, ऐसे युग में ही किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते हैं जिनका राजनीतिक मार्ग देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे व्याहात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ है। तो हिटलर के द्वारा उसकी विचारधाराएं हैं। ऑलराइट, तो नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। तो देखिए, तो युद्ध के साय में नाज़ी और कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड को ज़्यादातर हिस्सा जो था जर्मनी में मिल गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनियों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों में मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिया गया और जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवंचित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया। तो पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों और उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया और अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें भी अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था जहां उनमें से ज़्यादातर मार दिए जाते थे और जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बरों में भी थे, इसलिए वहाँ यहूदियों को बड़े पैमानों पर मारा जाता था। तो देखिए एक तरीके से नरसंहार भी कर रहे थे, जनसंहार भी कर रहे थे। जिनको ये एक तरीके से मर्जी आती थी उन लोगों को मार दिया जाता था। जर्मन में इस तरीके का जो था वो अब प्रचलन चल गया था। हिटलर ने अपने विचारों को इस तरीके से विस्तृत कर दिया था, इस तरीके से लोगों के बीच जो था अपनी जगह बना ली थी जर्मन साम्राज्य के बीच कि यहूदियों को बिल्कुल भी जो है किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि
वो ईसा मसीह को यहूदियों का एक तरीके से हत्यारा मानते थे। तो जब इस तरीके की वो चीज़ें देखते थे तो यहूदियों के प्रति उनकी जो नफ़रत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और ऐसा करने के बाद ही इन्होंने उन सबको जो है वो धीरे धीरे मार दिया। तो देखिए, तो चित्र 14 में क्या दिखाया गया है, तो यहूदियों के गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। तो ये मालवाहक गाड़ी जो है यहूदियों को गैस चैम्बर तक लेकर जाती थी। ठीक है।